So once again, a very good morning to all of you. Have a look. Yesterday, we have completed the meaning of sixth principle of management. We have completed the principle. Now, today we have to just discuss the positive effects and consequences of violation of this principle. Principle number 6, principle of subordination of individual interest into general interest. पॉजिटिव इफेक्ट नंबर 1, अगर हम इंडिविजुअल के गोल को ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच करवाएंगे तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे? एक पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाएगा, और दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में एक कोऑर्डिनेशन बैठेगा कि दोनों के गोल सेम डायरेक्शन में जाने लगेंगे। और अगर हम बाय चांस इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस होगा कि ना तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होंगे, ना ही इंडिविजुअल गोल अचीव होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं होगा, प्लस लॉन्ग रन में अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयज भी सफर करेंगे, एम्प्लॉयज को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इंडिविजुअल के गोल से कंबाइन कर देना चाहिए। आगे देखिए, इससे रिलेटेड जो केस स्टडी गिवन है, मोस्ट प्रोबेबली इससे रिलेटेड केस स्टडी यही आती है जो यहाँ पे एग्जांपल है। मैनेजर ने रॉ मटेरियल परचेज करते टाइम अपने फैमिली रिलेशंस को प्रायोरिटी दी और अपने रिलेटिव से उसने रॉ मटेरियल खरीद लिया हाई प्राइस पे। तो आप बताइए कि मैनेज कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा? तो मैनेजर अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे रहा है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं दे रहा। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट का वॉल्यूशन हो रहा है। ये तो ऊपर वाला एग्जांपल ही है जो मैंने आपको यहाँ दोबारा बता दिया है। अभी देखते हैं क्वेश्चन केस स्टडी क्या दी हुई है। केस स्टडी को रीड करके देखिए। केस स्टडी इज आल्सो क्वाइट सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू। हैव अ लुक। Mr. Malhotra, finance manager of ABC Limited, applied for a leave to attend a family function in Amritsar. अमृतसर में इनका फैमिली फंक्शन था, उसको अटेंड करने के लिए इन्होंने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लीव के लिए अप्लाई कर दिया। ये फाइनेंस मैनेजर है कंपनी के, राइट? द डायरेक्टर ऑफ कंपनी रिक्वेस्टेड हिम टू कैंसिल हिज लीव एज देयर इज एन इम्पोर्टेंट मीटिंग शेड्यूल्ड ऑन दैट डे। डायरेक्टर ने उसको रिक्वेस्ट किया दैट सर प्लीज cancel your leave if it is possible because we are having an important meeting in the organization, right? Now have a look. Mr. Malhotra immediately agreed and cancelled his trip as he thought attending the meeting is more important for company's benefit. यहाँ पे मिस्टर मल्होत्रा का ऑब्जेक्टिव था अपने फैमिली वेडिंग अटेंड करना, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था उस मीटिंग को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना। तो दोनों के ऑब्जेक्टिव अपोजिट डायरेक्शन में थे। अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से डायरेक्टर ने कोशिश की कि इनको कंबाइन किया जाए, और ये कंबाइन हो गए। तो आप देखिए मिस्टर मल्होत्रा ने लीव कैंसिल कर दी और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ज्यादा प्रायोरिटी दी। तो आपको बताना है कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट काफी सिंपल है। प्रिंसिपल नंबर 7 बहुत ज्यादा इजी है, आप ध्यान से सुने इस प्रिंसिपल को। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्संस। रेम्यूनरेशन का मीनिंग कौन बता रहा है मुझे? रेम्यूनरेशन वर्ड का मीनिंग हु विल टेल मी? बी क्विक। यस उशान, व्हाट डू यू मीन बाय रेम्यूनरेशन बेटा? मैम किसी को किसी वर्क के लिए पे करना। बिल्कुल, पेमेंट अगेंस्ट वर्क। रेम्यूनरेशन का सिंपल सा मीनिंग है पेमेंट अगेंस्ट वर्क। अब आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन क्या कह रहा होगा, आप खुद सोचिए। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन इतनी सी बात ही कहता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपके वर्कर को आपको खुश रखना है तो आप उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन दो। सिंपल सी बात फ्योल ने कही। क्या कही? जैसे आप भी कहीं वर्क करेंगे या आपके फैमिली मेंबर्स कहीं वर्क कर रहे होंगे तो वो यही चाहेंगे ना कि उनकी सैलरी, उनकी वेजेस सेटिस्फैक्टरी हो। तो दैट इज व्हाट फ्योल हैज इंसिस्टेड। हैव अ लुक। According to this principle, employees in an organization must be paid fairly or adequately. कितना देना चाहिए? इतना जिससे उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके।
हमें ये बॉस को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो वर्कर को मैक्सिमम लेवल तक सेटिस्फाइड रखे फ्रॉम पेमेंट। आगे देखिए, अब ऐसे तो वर्कर का सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ आएगा इसका आइडिया ही नहीं है, तो फ्योल ने उसके लिए भी कुछ कहा है। फ्योल ने कहा है द एम्प्लॉइज शुड बी पेड फेयर वेजेस एंड सैलरीज विच वुड गिव एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो वर्कर मेंटेन कर पाए, इतना उसको पे कर दीजिए। At the same time, it should be paid within the paying capacity of company. अब ऐसा नहीं हो कि वर्कर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए कंपनी अपनी पेइंग कैपेसिटी से बाहर जाके पे करे, नहीं। फेयर रेमुनरेशन डिसाइड करने का एक वे होता है, एक मेथड होता है। कितना रेमुनरेशन फेयर है ये 3 चीजों पे डिपेंड करेगा, 3 चीजों पे। जस्ट हैव अ लुक कौन कौन सी 3 चीजें हैं। नंबर 1, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कैपेसिटी। अब फॉर एग्जांपल मेड घर में आती है, वो पैसे कैसे लेती है, वो घर देख के पैसा लेती है। अंबानी के घर की जो मेड होगी हो सकता है उसका पेमेंट 20,000 हो, हमारे घर पे जो मेड आती है हो सकता है उसका पेमेंट 2,000 ही हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है। अच्छा, कोई और बहुत लोअर मिडिल क्लास इंडिविजुअल हो, छोटे से घर में एकदम नॉर्मली रह रहा है, तो वहां मेड्स भी ज्यादा पैसा नहीं मांगती, वो नॉर्मल पेमेंट में काम कर देगी, 1,000 रुपीज। अच्छा, किसी का घर बहुत बड़ा बंगलो टाइप बना हुआ हो तो वहां पे मेड भी कहेगी 4,000, 4,500, है ना। उस अकॉर्डिंग मतलब रेट्स इंक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल कैपेसिटी। तो वर्कर भी कहीं काम करेगा तो वो क्या चाहेगा, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट किया जाए। अगर ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली साउंड है तो उसको पेमेंट भी बढ़िया किया जाए। सेकेंड, अब ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन बढ़िया नहीं है तो क्या वो एकदम लो पेमेंट करेगी? डेफिनेटली नो। गवर्नमेंट के मिनिमम वेजेस एक्ट को फॉलो करते हुए पेमेंट किया जाएगा। सो सेकेंड थिंग इज कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो 8 आवर्स के लिए मिनिमम वेजेस सेट करती है, एटलीस्ट आप उतना तो वर्कर को दीजिए। एंड नंबर थर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर कितनी वेजेस दे रहा है उसके हिसाब से आप वेजेस दो, क्योंकि अगर कहीं आपके कॉम्पिटिटर ने ज्यादा वेजेस के लालच में आपके वर्कर को अट्रैक्ट कर लिया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय कॉम्पिटिटर्स चेकआउट करो और उसके अकॉर्डिंग पेमेंट। 3 चीजें। फेयर रेमुनरेशन, पहले तो फेयोल क्या कह रहे हैं, फेयोल कह रहे हैं दैट वर्कर्स शुड बी पेड फेयरली एंड एडिक्वेटली। अब फेयर पेमेंट कितना, इतना कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। अब ये फेयर पेमेंट, फेयर की तो कोई डेफिनेशन नहीं होती ना, तो फेयर 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। नंबर 1, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। एंड नंबर 3, द वेजेस पेड बाय कॉम्पिटिटर्स। इन तीनों पे डिपेंड करेगा कि आपको अपने वर्कर को कितना पेमेंट देना है। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, if in a particular year the organization has earned more profit, then apart from giving extra profit to shareholders and owners, some part of profit must be given to employees in the form of bonus. This will encourage and motivate them to put more efforts and increase more profits in the company. क्या आपको ये समझ आया सेंटेंस क्या बात कर रहा है ये? कोई एक्सप्लेन कर सकता है जो सेंटेंस अभी एग्जांपल के फॉर्म में मैंने रीड किया? बी क्विक एवरीवन, raise your hands. I'm expecting the same from others also. Yes, Vahini. मैम ये एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर ऑर्गेनाइजेशन ने जो नॉर्मल प्रॉफिट से करता है उससे ज्यादा, मतलब अगर उसने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन किया है तो और वो प्रॉफिट मतलब बच जाए ओनर्स और शेयर होल्डर्स को देने के बाद, तो उसे वो प्रॉफिट अपने एम्प्लॉयज के साथ भी शेयर करना चाहिए। उससे एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलेगा कि वो अपने अगर कंपनी के प्रॉफिट्स में और एफर्ट्स डालेंगे तो उनका जो रेम्यूनरेशन है वो भी बढ़ जाएगा, उनको बोनस भी मिलेगा। Very good. Perfect one. Have a look. ये क्या कह रहे हैं? If by chance organization ने ज्यादा अर्निंग की, नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर और ओनर को देने की बजाय
ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, कुछ एम्प्लॉयज के लिए साइड में प्रॉफिट रख देना चाहिए और वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए टू द एम्प्लॉयज इन द फॉर्म ऑफ बोनस। अगर एम्प्लॉय को ज्यादा प्रॉफिट अर्न होने पे बोनस मिलेगा तो इससे उसको ये एनकरेजमेंट मिलेगा कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन हमारा पेमेंट भी इंक्रीज कर देती है, तो नेक्स्ट टाइम वो प्रॉफिट को इंक्रीज करने की और मेहनत करेंगे। तो इजी सा प्रिंसिपल था। पॉजिटिव इफेक्ट्स देखिए, एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे और डिवोशन एंड कमिटमेंट एम्प्लॉयज का डेवलप हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कॉन्सिक्वेंसेस देखिए, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीज होगा। अब एम्प्लॉय टर्नओवर का क्या मतलब होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर का मीनिंग होता है एम्प्लॉयज का हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने का रेशो, ऑर्गेनाइजेशन को लीव करने का रेशो वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग और अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पे नहीं कर रहे तो डेफिनेटली वर्कर दूसरी जॉब ढूंढने लगेगा। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस का सेकेंड, डिससेटिस्फैक्शन एंड डीमोटिवेशन अमंग द एम्प्लॉयज। बाय चांस अगर ऑर्गेनाइजेशन ने सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न किया और वर्कर के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया तो वर्कर को डीमोटिवेशन मिलेगा, उसको लगेगा मेरा पेमेंट तो सेम ही रहना है तो मैं क्यों एक्स्ट्रा वर्क करूं, मैं तो नॉर्मल काम जैसे कर रहा हूं वैसे ही करता रहूंगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये प्रिंसिपल को फॉलो ना किया जाए। केस देखिए आपके लिए क्या दिया हुआ है। Mr. Ram started a small business with limited investment. He hired labor in them word missing here. He hired labor and given them very less wages over the time. With broad vision of Ram and hard work of his employees, the business started earning very good revenue. But with the increase in earning capacity of company also, Ram did not increase the wages and salary of his employees. They were not able to maintain a reasonable standard of living. Identify the principal overlook. क्या कह रहे हैं कि शुरू में तो छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, छोटा बिजनेस शुरू किया था तो लेबर को हायर करके उनको बहुत कम वेजेस दी। उस टाइम सही था, क्यों? क्योंकि कंपनी की बिजनेस की फाइनेंशियल कैपेसिटी ही नहीं रही होगी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम निकला वो राम गुड रेवेन्यू अर्न कर रहा है और प्रॉफिट अगर कोई कंपनी अर्न करती है ना उसके पीछे सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का ही होता है। एम्प्लॉयज एफर्ट्स करता है तो ही ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर पाती है। बट इवन आफ्टर दिस प्रॉफिट राम ने उनको शेयर नहीं दिया, उनका सैलरी या रेम्युनरेशन इंक्रीज नहीं किया, तो कौन सा प्रिंसिपल ओवरलुक हो रहा है? प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल, वेरी इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल, सुनिएगा ध्यान से। देखिए मैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में आपके लिए दो सिचुएशन लिख रही हूँ, हैंड्स रेज करने हैं, मैं आपसे पूछने वाली हूँ कुछ चीजें, तो ध्यान रखना। आई एम रिपीटिंग, मैं आपसे क्वेश्चंस पुट ऑन करने वाली हूँ तो ध्यान से सुनना। फैमिली ए है, इस फैमिली में 13 मेंबर्स हैं, ठीक है, 13 मेंबर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स और अंकल आंटी जो भी ताऊ जी ताई जी है, मतलब जनरेशन है, 3 जनरेशन है, और फिर उनके बच्चे। और फैमिली बी है, इस फैमिली में भी ऑलमोस्ट 13 पीपल है, यानी सेम है दोनों में फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स। अब देखिए फैमिली ए कैसी है। फैमिली ए ऐसी है जहां हर छोटे से बड़ा डिसीजन लिया जाएगा बाय हेड ऑफ द फैमिली। हर छोटे से बड़ा डिसीजन कौन लेगा? हेड ऑफ द फैमिली। हर छोटे से बड़े का मतलब है आपका एडमिशन कौन से स्कूल में होना है, आपको मैगी कब खानी है, आपको आज क्या वियर करना है, आपको किसको दोस्त बनाना है, किसको दोस्त नहीं बनाना है, कब कौन सा सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना है, कौन सी ट्यूशन सेंटर ज्वाइन करनी है, कौन सी स्कूल में आपको किस तरीके से काम करना है, किस दिन छुट्टी लेनी है, किस दिन स्कूल जाना है, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगे हेड ऑफ द फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली यानी दादाजी, ठीक है। फैमिली बी की बात करते हैं। फैमिली बी में सारे डिसीजन ले लेंगे लोग अपने आप ही, बाय देमसेल्फ, अपने आप, सेल्फ डिसीजन मेकिंग। यानी आपको क्या करना है,
कब मैगी खानी है, कब क्या पहनना है, कब घूमने दोस्तों के साथ आउट ऑफ स्टेशन जाना है, कब रात को आपको 2 बजे तक पार्टी करनी है, ये सारी चीजें आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। ओके, नाउ रेज योर हैंड्स, कौन सी फैमिली सही है, फैमिली ए और फैमिली बी? आपका सर्वाइवल किसमें बढ़िया हो पाएगा? यस, आफ्टर रेजिंग योर हैंड, यस मौसम, यू वांट टू गिव द आंसर? यस बेटा। मैम फैमिली ए। फैमिली ए, ओके। यस वाहिनी? मैम फैमिली, Sorry, you are muted. Wait. Yes. मैम फैमिली ए में भी बिकॉज यूनिट ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ अच्छा, कमांड। okay, unity of command follow होगा. Okay. Can anyone among you can survive in a family like family A? आप सोचिए, आप इसको अपनी फैमिली बना के मुझे आंसर दीजिए अब, कि अगर आपके घर में ऐसा होने लग जाए कि आपको मैगी खाने से पहले भी दादाजी की परमिशन लेनी पड़े, आपको हर काम करने से पहले दादाजी की परमिशन लेनी पड़े, तो हिमाक्षी माथुर, will it be possible for you to survive in such family? Yes, ma'am. Yes, you will survive. कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? चलिए, किसको प्रॉब्लम आएगी? ईमानदारी से रेज योर हैंड। मतलब आपको पेन भी बटर फ्लो का खरीदना है या राइट्रोमीटर परचेज करना है, ये आपको पूछना पड़ेगा। सब चीजें, छोटी से बड़ी हर चीज आपको पूछनी पड़ेगी, सारे डिसीजन ही दादाजी के। यस जागृति? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है पीछे से, 1 सेकेंड का वेट कीजिए। यस जागृति बेटा, विल यू फेस सम प्रॉब्लम्स? यस मैम। चलिए, ऑडियो नहीं कनेक्ट हो पा रहा है जागृति का। ओके, ऑल राइट, सुनिए ध्यान से। देखें, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो इन दोनों में कंपैरिजन अगर किया जाए तो फैमिली ए विल बी बेटर देन फैमिली बी, राइट? क्योंकि फैमिली ए में सारे डिसीजन लेने वाला एक मेच्योर इंडिविजुअल है, और जब एक मेच्योर इंडिविजुअल सारे डिसीजन लेगा तो हमारे डिसीजंस प्रॉपर हो पाएंगे। बट अगर हम बात करें रियलिटी की, तो रियलिटी में फैमिली ए जैसी फैमिली में सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर वहां पे क्या होगा, डेली बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे? क्योंकि हमें कुछ करना होगा, हम पेरेंट्स से परमिशन लेने जाएंगे और पेरेंट्स के पास ये पावर ही नहीं होगी कि वो हमें परमिशन दे। और हर चीज के लिए जब हमें बहुत हायर अथॉरिटी तक जाना पड़ेगा तो धीरे धीरे हमारे माइंड में एक डिससेटिस्फेक्शन आने लगेगा। तो क्या करें, फैमिली बी बना दें? डेफिनेटली नो। फैमिली बी बना दी तो भाई बच्चे हवा में उड़ के इतनी दूर चले जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा, है ना? वापस जमीन तक आ ही नहीं पाएंगे। तो अब सॉल्यूशन क्या निकाला जाए? आप देखिए, मैं आपको फैमिली सी का एग्जांपल दे रही हूँ, फिर आप मुझे बताइए क्या ये सॉल्यूशन सही है और क्या यही हमारी फैमिलीज में भी होता है क्या? हैव अ लुक। फैमिली सी, ये मेरी फैमिली है बेसिकली, और ये आप सबकी फैमिली भी है। क्या होता है, जो मेन डिसीजंस है, जो क्रूशियल डिसीजंस है, वो तो घर के हेड से कंसर्न करके लिए, और जो अदर सेकेंडरी डिसीजंस है वो हमने अपने अपने लेवल पे ले लिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्या पहनना है, कौन सा पेन परचेज करना है, कब मुझे कहाँ जाना है, किसको दोस्त बनाना है, ये छोटी छोटी चीजें मैंने अपने लेवल पे ले ली। लेकिन कब मुझे बीकानेर से बाहर घूमने जाना है, कब मुझे नया फोन खरीदना है तो कौन सा खरीदना है, अगर मुझे कोई मेजर डिसीजन लेना है अपने करियर से रिलेटेड तो वो कैसे लेना है, इन सब के लिए मैंने क्या किया, अपने हेड ऑफ द फैमिली से कंसल्ट किया, उनकी एडवाइस ली और उनकी एडवाइस लेने के बाद डिसीजन लिया। नाउ रेज योर हैंड्स, किस किस के घर में ये सिचुएशन है? फैमिली सी की सिचुएशन किस किस के घर पे है? बस 2 ही बच्चों के घर पे है, बाकियों को पता ही नहीं है घर पे क्या सिचुएशन है। चलिए ओके, तो फैमिली ए वाली सिचुएशन किसके घर पे है कि सब कुछ हमें पूछना पड़ता है? फैमिली ए की सिचुएशन किस किस के घर पे है? फैमिली बी की सिचुएशन किस किस के घर पे है?
दैट्स ग्रेट। कुछ बच्चों के घर पे जो सिचुएशन है उनमें उनके बारे में उनको आइडिया ही नहीं है, ना तो फैमिली ए, ना फैमिली बी, ना फैमिली सी। नई सिचुएशन है हमारे यहाँ तो कि डिसीजन तो पेरेंट्स ले रहे होते हैं पर हम जिद कर लेते हैं, स्टबर्न बन जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारा डिसीजन वहां पे चले, राइट। तो देखते हैं, अभी सुने मेरी बात ध्यान से। ये फैमिली सी बेसिकली हम सबकी फैमिली सिचुएशन है। अगर हम रियलिटी में ऑब्जर्व करें तो हम सबकी फैमिली सिचुएशन फैमिली सी के अकॉर्डिंग ही है। क्या कहती है फैमिली सी की सिचुएशन? वेट फॉर अ सेकेंड। भानु बेटा, आज तो आपने क्लास एकदम एंड में ज्वाइन की है, कल से ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम, ठीक है? बी ऑन टाइम इन द क्लास, एल्स इट वॉन्ट बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो हैव अ लुक। फैमिली सी हम सबकी फैमिली कंडीशन है। वाहिनी बेटा कुछ बताना चाहते हैं? मैम जैसे अभी जो अपन ने केस स्टडी ली है उसमें बेसिकली डिप्लोमेटिक आंसर होगा, राइट? क्योंकि ए और बी का मतलब ऐसा हम जो फैमिली सी है वो दोनों की कंबाइन है, तो हम लोग बिल्कुल अगर हमारे पास कोई ऐसी केस स्टडी आती है तो हमें इसे डिप्लोमेटिक आंसर करना है ना। बिल्कुल डिप्लोमेटिक करना है। अभी मैं फेओल के प्रिंसिपल से जब इसको लिंक कर दूंगी तो आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है? अभी ओके। प्रिंसिपल तो हमने समझा ही नहीं है। हाँ जी मैम। हाँ, हैव अ लुक। अब देखिए, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल रिलेटेड है फेओल के 8th प्रिंसिपल से, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब मैंने एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि सेंट्रलाइजेशन इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, डिसेंट्रलाइजेशन इज आल्सो अ न्यू वर्ड फॉर यू। सेंट्रलाइजेशन है सिचुएशन फैमिली ए की। कैसी सिचुएशन? A situation where all the decisions are taken by top level management. एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सारे डिसीजन हेड ऑफ द फैमिली लेता है, उस सिचुएशन को कहते हैं सिचुएशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन। और एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सारे डिसीजन डिफरेंट लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, डिफरेंट लेवल्स पे, राइट? ऑर्गेनाइजेशन होगी तो डिफरेंट लेवल्स पे, घर होगा तो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे, इसको कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। फेओल ने कहा कि ना तो ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन चल सकता है, ना ही ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन चल सकता है। अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करना है, then you have to adopt a combination of both centralization and decentralization. आपको दोनों का कॉम्बो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अब कॉम्बो कैसे अडॉप्ट करेंगे? मेन डिसीजंस विल बी टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, while the other decisions will be taken by middle level and lower level management according to their authorities. लेकिन आप सोचिए, अगर एक माइक्रो फैमिली है, मम्मी पापा और एक बच्चा, ऐसे में हो सकता है उस सिंगल चाइल्ड से रिलेटेड सारे डिसीजन उसकी मदर ही लेती आई। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर बहुत छोटी सी फैमिली है तो सेंट्रलाइज्ड वे में काम हो जाए। तो इसी तरीके से अगर छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, तो फेओल ने कहा फिर भी सेंट्रलाइज्ड वे से मैनेज हो सकती है, बट देन आल्सो ही इंसिस्टेड ऑन अडॉप्टिंग अ कॉम्बिनेशन। देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्ट वही वर्ड्स हैं जो आपने अभी समझा। सेंट्रलाइजेशन क्या है? इट रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर्स इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। टॉप लेवल के पास जब सारी पावर्स होगी तो इसको कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी पावर अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसको क्या कहेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। फेओल ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू फेओल, अ कंपनी मस्ट नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो, ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो, बट there must be a combination of both depending upon the nature and size of organization. फेओल ने कहा दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कितना कॉम्बिनेशन होगा ये ऑर्गेनाइजेशन के नेचर और साइज पे डिपेंड करेगा। आगे देखिए, a small organization can be well managed and organized with centralized technique, but in large organization there is a need for decentralization. छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है तो मे बी सेंट्रलाइजेशन से काम हो जाए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। आगे, सेकेंडली,
If employees are efficient and competent, then they can be trusted by having decentralization. अगर सारे बच्चे समझदार है और उन पे भरोसा किया जा सकता है कि ये अपने लिए कोई डिसीजन गलत नहीं लेंगे, तो डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं. बट अगर कहीं कोई बच्चा फुली डेवलप नहीं हुआ है, अभी चांसेस है कि ये अच्छे से समझदार नहीं हुए, तो सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी चलेगी, राइट. बट देन ऑल्सो लास्ट में वापस क्या कहा है कि फेओल ने तो एडवाइस यही दी थी, सिर्फ एडवाइस दी थी. हमने पढ़ा है दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट केवल जनरल गाइडलाइंस है. फेओल किसी को फोर्स नहीं कर सकता, फेओल तो एडवाइस दे सकता है, राइट. तो फेओल ने एडवाइस यही दी कि आपको ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन करना चाहिए और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए. आपको तो क्या करना चाहिए, दोनों का एक कॉम्बिनेशन अडॉप्ट कर लेना चाहिए. अब इसको आप लिखे जरूर बेटा, एक सेंटेंस इसमें ऐड जरूर करें. अकॉर्डिंग टू फेओल, the main decisions should be taken in a centralized way, यानी main decisions centralization के वे से होने चाहिए, while the secondary decisions can be taken by different levels of management in a decentralized way. secondary decisions को decentralized way से लिया जा सकता है. अब देखिए, क्या आप अभी कोविड की सिचुएशन में इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? मेन डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, यानी प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. बट जो की डिसीजंस है वो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट को लेने होते हैं, यानी पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. तो देखिए एग्जांपल यही दिया हुआ है. पंचायत in our country have been given more powers to decide and spend funds granted to them by government for welfare of villagers. This is decentralization at national level. पंचायत को पावर दे दी, उनके विलेज के अकॉर्डिंग वो पॉलिसीज बना सकते हैं, यानी डिसेंट्रलाइजेशन हुआ. पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे अगर आप फॉलो करोगे? तो आपको सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का बेनिफिट मिलेगा और ऑपरेशनल लेवल पे जल्दी कंट्रोल हो पाएगा. क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर उसी के पास है जिसको डिसीजन लेना है, और टॉप लेवल पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो पाएगा. क्यों हो पाएगा? क्योंकि हमने कुछ पावर्स को अपने तक ही रखा है. फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन आपने फॉलो कर दिया तो काम टाइम पे नहीं हो पाएगा. डिले इन डिसीजन. कैसे ही डिले होगा? मुझे हर छोटी छोटी बात दादाजी से पूछनी है, तो वो फ्री होंगे तभी तो पूछ पाऊंगी. ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे कभी भी उनको फोन कर लो, नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन किया तो पावर का मिसयूज होगा. सारी पावर आपको ही दे दी फैमिली बी जैसे, तो हम पावर का मिसयूज करने लगेंगे, राइट. तो फेओल के अकॉर्डिंग दोनों का क्या होना चाहिए? देयर शुड बी अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन. अब देखिए डिफरेंस दिया हुआ है. सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर at higher level. Decentralization means distribution of powers at different level. फिर authority at different level. Centralization में the top level have maximum authority. Decentralization में there is systematically division of authority. एक केस स्टडी दी हुई है. ABC Limited permits their sales to give discount up to 10%. सेल्स एग्जीक्यूटिव को परमिशन दी कि 10% तक डिस्काउंट दे दो एज पर देयर डिस्क्रिप्शन एंड क्रेडिट टू देयर रेगुलर कस्टमर. यानी 10% तक डिस्काउंट भी दे सकते हो और अपने रेगुलर कस्टमर को क्रेडिट भी दे सकते हो. इफ द सेल्समैन वांट टू गिव मोर देन 10% डिस्काउंट फॉर स्पेशल ऑर्डर, देन दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम टॉप लेवल. अगर आपको 10% से ज्यादा डिस्काउंट देना है तो आपको टॉप लेवल से परमिशन ले लेनी चाहिए. तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. कुछ डिसीजन सेंट्रलाइज्ड है 10% से ज्यादा डिस्काउंट का, और कुछ डिसीजन डिसेंट्रलाइज्ड है, राइट. आप अपने लेवल पे दे सकते हो अप टू 10%. तो हमने कंप्लीट कर लिया है 8 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेओल. आपका टास्क ये है कि आपको इन 8 प्रिंसिपल्स को अच्छे से लर्न आउट कर लेना है. और अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी. अभी हमें फेओल के 6 प्रिंसिपल्स और पढ़ने. Then after we will start with the part of F.W. Taylor. Till that, have a nice day, enjoy yourself, use your Saturday and Sunday in a proper way. See you in the next class.